द क्लास सेकंड ऑफ द बिजनेस स्टडीज। एंड आई होप सो सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत जबरदस्त होंगे अपने घर पे, और जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए भी। तो यार कल की लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था फटाफट रिवाइज करते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं कि हम लोग ने कल क्या पढ़ा था। तो भाई स्टाफिंग के बारे में पढ़ा था, तो स्टाफिंग के बारे में क्या पढ़ा था सभी लोग फटाफट चैट सेक्शन में। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग पहले तो स्टाफिंग कौन सा फंक्शन है, कौन से नंबर पे आता है ये फंक्शन? 1 2 3 और 4 5 बताइए। स्टाफिंग कौन सा नंबर ऑफ फंक्शन है? थर्ड एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। ऑसम। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग क्या है बताइए फटाफट। स्टाफिंग क्या है? एकदम बस इजी जॉब में जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली। स्टाफिंग क्या है? प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम इज कॉल्ड स्टाफिंग। प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इससे पहले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग में ऑर्गेनाइजिंग में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टाफिंग में ऐसा क्या अलग होता है जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में नहीं होता है? यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होता है भाई? क्या होता है? यहाँ से आपका मैन पावर आना स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका लाइफ ब्लड आना स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये वर्ड याद रखिएगा, द लाइफ ब्लड वर्ड याद रहेगा सभी को, कि यहाँ से आपका लाइफ ब्लड होना स्टार्ट होता है, यहाँ से कंपनी में आपके हलचल पैदा होना स्टार्ट होती है, लोग आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था भाई? इंपॉर्टेंस, स्कोप कह लो। तो उसमें क्या क्या पढ़ा था हम लोग ने? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किसी को याद है? CHS जो, एग्जैक्टली CHS जो, C फॉर कॉम्पिटेंट पर्सनल, H फॉर हायर परफॉर्मेंस, S फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, J फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड O फॉर क्या था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देन इसके बाद फिर हम लोग ने फीचर्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत फीचर्स देखा था। तो फीचर्स क्या था भाई? थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला क्या था भाई? सबसे पहला ये था, क्या था भाई? सबसे पहला आपका था फीचर्स, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। उसके बाद मैनेजमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन होता है? क्योंकि स्टाफिंग में ही आपका, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, बट जहाँ यहाँ जब अगर स्टाफिंग नहीं है, स्टाफिंग में मैन पावर नहीं आ रहा है, तो आप कितनी प्लानिंग कर लो, कितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, सब वेस्ट है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन हो जाता है। दूसरा क्या था? मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, इसीलिए नहीं, मैनेजमेंट इज परवेसिव, तो इसीलिए स्टाफिंग भी परवेसिव होगा। फिर मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, तो इसीलिए क्या भाई? आपका स्टाफिंग भी कंटिन्यूअस होगा। और लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या था? कि मोटिव है ये स्टाफिंग का, स्टाफिंग का ये मोटिव है कि क्या, कि हम लोग को राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अपॉइंट करना है। कल की क्लास हम लोग ने इतना पढ़ा था, फिर थोड़ा बहुत हम लोग ने वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस के बारे में बात किया था, जिसको मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो टिल देन अभी तक इतनी चीजें पढ़ी थी, आई होप सो सभी लोग को चीजें याद होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, इससे पहले जो चीजें हैं, तो अगर आप कल हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई? स्टाफिंग का प्रोसेस देख रहे थे। स्टाफिंग का हम लोग ने प्रोसेस देखा था। उससे पहले एक पॉइंट था स्टाफिंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम इसको एंड में करेंगे, इसको हम एंड में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इवोल्यूशन, अरे हाँ, स्टाफिंग का प्रोसेस। तो पहला स्टेप स्टाफिंग का क्या था? एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, हम एस्टिमेट करेंगे क्या? वर्कलोड मीन्स रिक्वायर्ड, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट में ये बोला गया है कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, स्टाफिंग जो फंक्शन है ना, स्टाफिंग जो फंक्शन है, उसमें क्या है भाई? कि आपका ये ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पे आपको रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो जॉब्स को फिल करने के लिए। क्या हो जाते हो भाई? आप जॉब्स को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। और इसमें हम कैसे इस फिल करते हैं? हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पे फिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको कैसी स्किल होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो HR डिपार्टमेंट करता है। जो हमारे क्रैकेट CET में निशित भैया करते हैं, निशित भैया क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर है वो। तो उसी तरीके से एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका ये काम ही होता है कि उसको देखना रहता है कि किस तरीके की लोगों की जरूरत है और कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के, किस स्किल के, ये सारी चीजें वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस मैन पावर रिक्वायरमेंट को देखने के लिए जो अथॉरिटीज है या जो HR डिपार्टमेंट, वो दो तरह की एनालिसिस करता है। वो दो तरह की एनालिसिस करता है। पहली कौन सी भाई? पहली कौन सी थी? पहला कौन सा था?
बताइए बताइए। पहला क्या था? वर्कफोर्स। और दूसरा क्या था? वर्कलोड। तो हम बारी बारी करके वापस से समझते हैं कि वर्कफोर्स क्या है और वर्कलोड क्या है, ठीक है? एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो, ये मेरा पेन, अ, रुक जाओ, पेन मेरे को सेलेक्ट कर लेने दो। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्कलोड। वर्कलोड, वर्कलोड एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये है, वर्कलोड एनालिसिस का सिंपल सा मतलब ये है कि हम यहाँ असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करते हैं क्या? कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन जरूरत है और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स या पर्सन की जरूरत है। तो हम यहाँ असेसमेंट करते हैं, मतलब हम ये चेक करते हैं, हमें रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि हमें किस तरीके के लोगों की जरूरत है और कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, जो भी हमारे पास जॉब है उस कंप्लीट करने के लिए, किस चीज के लिए भाई, जो जॉब्स अवेलेबल है उसमें किस तरह कितने लोगों की और किस तरीके के लोगों की जरूरत है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और इस जॉब को जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा क्या अचीव होगा? गोल अचीव होगा। मैनेजमेंट क्यों करते हैं? गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जब भी हम वर्कलोड एनालिसिस करेंगे तो हम यहाँ पे ये एस्टिमेट करेंगे, ये असेसमेंट करेंगे, ये चीज देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पीपल और किस टाइप के लोगों की हमें जरूरत है, जो भी वेरियस जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं, जिससे हमारा गोल है वो अकम्प्लिश हो सके। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया वर्कफोर्स, अरे सॉरी वर्कलोड। वर्कलोड समझ में आया? ठीक है, सब लोग थम्स अप कर देंगे, ठीक है? ओके। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है भाई आपका? वर्कलोड, वर्कफोर्स हो गया, वर्कलोड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में क्या है? वर्कफोर्स हम ये देखते हैं कि एस्टिमेट निकालते हैं, हम एस्टिमेट निकालते हैं कि हमारे यहाँ कितने लोग और कितने तरीके के लोग अवेलेबल हैं, कितने लोग और कितने तरह के अवेलेबल लोग हैं। ठीक है, अच्छा, इससे ये चीजें पता चलती है वर्कलोड एनालिसिस का, वर्कफोर्स एनालिसिस का ये एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हमारे यहाँ ओवर स्टाफिंग होकर रखी हुई है तो वो हम चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल पीपल है, वो प्लस उनके जो भी टाइप के पीपल है, क्या वो उतने हैं कि जितने की हमें जरूरत है, या फिर एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो उस तरीके से अब इस दोनों चीजों को अगर मैं भाई बहुत समराइज एग्जांपल में समझाऊं, ठीक है, मैं बहुत एक समराइज एग्जांपल में समझाता हूं। तो देखो, जैसे कि मान लो कि एक कोई कॉलेज है, ठीक है, एक कोई कॉलेज है, ठीक। अब कॉलेज में एक कोई डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं चलो कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है या फिर साइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है या साइंस डिपार्टमेंट है। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये एग्जांपल ऐसा कोई मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मुझे रेफरेंस बुक्स से देखने पे मिला है, तो मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब उस जो स्कूल है या जो कॉलेज है वहां पे जो रिक्वायरमेंट है कॉमर्स के टीचर की, ठीक है, कॉमर्स पढ़ाने के टीचर की जो रिक्वायरमेंट है वो चार है। क्या है भाई? उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? चार है, ठीक। ठीक, और वर्क ये कि अच्छा, ये जो चार हमने निकाला है, ये हमने किस एनालिसिस से निकाला होगा? बताइए। ये जो हमने चार नंबर निकाला है, ठीक है, ये हमने कैसे निकाला होगा? हमने ये वर्कलोड से निकाला होगा। वर्षा गलत बोल रही है, वर्कफोर्स जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। वर्कलोड जो है, वर्कलोड एनालिसिस के थ्रू हमने निकाला। क्या देख रहे थे वहां पे? एस्टिमेट, असेसमेंट कर रहे थे कि हमें कितने लोगों की और कितने तरीके के लोगों की जरूरत है, ठीक। कितने लोगों की और कितने तरह के लोगों की जरूरत है, तो हमें भाई, हमने वर्कलोड एनालिसिस किया, हमें ये पता चला कि हमें चार लोगों की जरूरत है। अब हमने फिर वहां पे अब हमें ये पता चला कि जितने भी चार लोगों की तो हमें जरूरत है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए हमें चार टीचर की जरूरत है। बट फिर हमने ये देखा कि हमारे यहाँ स्कूल या कॉलेज में सिर्फ तीन टीचर ही अवेलेबल हैं, तीन ही टीचर अवेलेबल है। तो ये तीन टीचर जो हम लोग ने निकाले, ये किस एनालिसिस के बेसिस पे निकाला? वर्क फोर्स, कि ये अवेलेबल लोग हैं हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए, ये अवेलेबल लोग हमारे यहाँ है पढ़ाने के लिए, और बाकी जो चार लोग हैं वो हमें चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इससे हमें क्या रिजल्ट निकला कि हमें सिर्फ एक आदमी की और जरूरत है। तो ये एनालिसिस से हमें एटलीस्ट ये तो पता चला ना कि हमारे यहाँ तीन टीचर थे,
अगर और हमें 4 टीचर की जरूरत है, मतलब हमें एक टीचर की और अपॉइंटमेंट करनी है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल सॉर्टेड। किसी को कोई तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक है। तो ये एनालिसिस का ये पावर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एस्टिमेट निकाला। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, या जो भी लोगों की हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट जो भी लोगों की जरूरत है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। अब एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास कितनी एनालिसिस है, दो एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस और वर्कलोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस में हम ये असेसमेंट में करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ पीपल जरूरत है किसी काम को करने के लिए, और किस टाइप के लोगों की जरूरत है उस काम को करने के लिए, ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। और फिर वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ पीपल प्लस कितने टाइप ऑफ पीपल उसी काम को करने के लिए अवेलेबल है, या उस तरीके से और भी दूसरे काम को करने के लिए अवेलेबल है उस पूरे उसमें, ताकि हम ओवर स्टाफिंग को बचा सकें। सिंपल। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का जो है, आपको जब एक चीज मैं बता दूं, जब आप इसमें आगे जाओगे तो आपको दो तरह के प्रोसेसेस पढ़ने हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी है और आपका एक स्टाफिंग प्रोसेस है। तो प्रोसेस हम उस पर देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है। तो रिक्रूटमेंट और से आप क्या लोग समझते हो? रिक्रूटमेंट मतलब बहुत सुना है यार, रिक्रूटमेंट आया है, ये आया है, वो आया है। तो इसका मतलब क्या है? कोई कुछ बताना चाहेगा? एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू टेल एनीथिंग? किसी को कुछ भी पता है कि रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं पूछूं आपसे, तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? बताइए बताइए फटाफट। फास्ट 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 गाइस, डोंट हैव मच टाइम। बताइए बताइए। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना मेरी यार? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो बताओ तो सही। अरे रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट मतलब नहीं पता? हेलो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को कमेंट्स अभी देखना चालू हुए। ठीक है। हायरिंग कैंडिडेट, चलो ठीक है। भाई अगर आवाज नहीं आएगी ना तो मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना कोई भी, ठीक है? ठीक। अगर आवाज नहीं आएगी तो मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना। ठीक है। चलो, आते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है भाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये है कि इट इज अ प्रोसेस, it is a process of searching for the prospective employees and stimulating them to apply to the jobs in the organization। क्या है भाई कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है। एक रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का। प्रोस्पेक्टिव मतलब अच्छे, वो बेटर एम्प्लॉयज, बेटर जिनके पास स्किलफुल एम्प्लॉयज, फॉर स्टिमुलेटिंग them to apply for the jobs in the organization। मतलब जो भी जॉब्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें हम उनको स्टिमुलेट कर पाए उस प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को। ठीक है। अच्छा, जो वर्कलोड एनालिसिस हम लोग करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस जो हम करते हैं उससे हमें क्या प्रोवाइड होता है भाई? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड होता है। जो भी हम वर्कलोड एनालिसिस करते हैं हमें पता चलता है कि किस काम के लिए जरूरत है। ठीक है। और उस डिजायरेबल प्रोफाइल को वेकेंट करने के लिए जो पोजीशन है वो कितनी बाकी हैं। अगर हम वर्कलोड एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि किस काम के लिए कितने लोगों की जरूरत है या किस लोग की जरूरत है। तो वही चीज कह रहा है। तो वो, अब इसको करने के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें आप दो तरीके से कर सकते हो। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है। पहला क्या है? पहला क्या है भाई? पहला आपका आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे कि इंटरनली, इंटरनली या तो हम लोगों को, जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक बिजनेस है जिसमें मैं, मेरे पास 100 एम्प्लॉयज है। अब मैंने बोला यार कि अचिंत्य भाई कि तू आ और मेरे यहाँ काम कर ले। ठीक है। तो मैंने एक रिक्रूटमेंट का ऑफर दिया, किसको? अचिंत्य को। अचिंता को मैंने क्या किया भाई, ऑफर दिया
कि भाई तू आप मेरे यहाँ काम कर ले। तो भाई अब मैंने जब काम करने के लिए बोला अचिंत्य को, ठीक है, ठीक है, अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो अचिंत्य को मैंने क्या किया, इनवाइट किया। इनवाइट किया, या तो मैंने इंटरनली फिल किया, इंटरनली फिल किया। इंटरनली फिल कौन किया भाई? अचिंत्य को मैंने, क्योंकि अचिंत्य मेरे यहाँ काम करता था तो अचिंत्य को मैंने इंटरनली फिल किया। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने चुप्पे से जाके, भाई मैंने क्या किया भाई, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं गया भाई, छुप छुप के, ये दरवाजा दिख रहा है, ये दरवाजा दिख रहा है सभी को, ये दरवाजा दिख रहा है ना? तो ये दरवाजा जो है मैंने ये खोला, मैं गया और मैंने कह दिया सुप्रिया जी को कि ये लीजिए आपको इनविटेशन आया है मेरी कंपनी की तरफ से कि आप मेरे यहाँ काम कीजिए। क्या है भाई, आप मेरे यहाँ काम कीजिए। तो इसमें क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब मेरे पास सोर्सेज दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मैं इंटरनली बोलूं कि अचिंत्य मेरे यहाँ आएगा, मेरे यहाँ काम करेगा, अचिंत्य को मैंने बोला कि भाई तू आएगा और मेरे यहाँ काम करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा मैंने क्या किया, मैं चुप्पे गया, मैं सुप्रिया जी के घर गया, मैंने उनका दरवाजा खोला और मैंने उनको एक इन्विटेशन दिया, इनवाइट किया, पर्सनली इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे यहाँ कंपनी में काम कीजिए। तो आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का। दूसरा क्या है, चूजिंग द राइट मीडियम टू एडवर्टाइज। दूसरा क्या है, चूजिंग, चूजिंग, अरे यार क्या ही लिख दिया मैंने, रुको। चूजिंग राइट मीडियम टू एडवर्टाइज। चूजिंग राइट मीडियम टू एडवर्टाइज। तो जो भी रिक्रूटिंग पर्सनल है, मतलब मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइज करूंगा कि मैं एक सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वैकेंट है, किसी भी ऑफिस में, ऑफिस के लिए, ऑफिस गेट के लिए आदमी की जरूरत है, या फिर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए कंसल्टेंट की जरूरत है। और ताकि हम ये जान सके कि कौन ऐसे कितने पोटेंशियल कैंडिडेट्स है जो कि इस काम को करने के लिए अवेलेबल है मार्केट में। अब मैं ऐसे खोज तो नहीं सकता ना जा जाके कि यार ये आदमी भाई सही लग रहा है, इसको पकड़ के ले चलो, इसको पकड़ के ले चलो भाई, ये झाड़ू लगाने में बहुत अच्छा है, बहुत सही झाड़ू लगाता है, इसको लेके चलो। तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। मैंने क्या किया, मैंने एडवर्टाइज किया कि भाई मेरे यहाँ जॉब खाली है इस काम के लिए, और अगर तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल होगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि जब तुम हमें अप्लाई करोगी, हाँ ये पोटेंशियल आदमी है। अब जिसको भाई खाना बनाने आएगा वही ना मास्टर शेफ में जाएगा, जिसे खाना बनाने ही नहीं आता तो वो मास्टर शेफ में क्या करेगा जाके? या अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो तुम डांस इंडिया डांस में जाके ओरे ओरे करके गाना गा रहे हो, तो भाई ये तो गलत है ना। तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होगा, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल होगा, तभी ना तुम वो काम करोगे, तभी तो तुम वो काम करोगे। तुम अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उस जॉब में अप्लाई करोगे। तो जब मैंने एडवर्टाइज किया तो तुम आओगे, उस काम को देखोगे और फिर अप्लाई करोगे फॉर द सेम जॉब। समझ में आया क्या ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस? समझ में आया? ठीक है। तो भाई देखो रिक्रूटमेंट भैया, का मतलब क्या है। हाँ, चूजिंग राइट मीडियम टू क्या लिखे हैं? चूजिंग राइट मीडियम टू एडवर्टाइज, वो एडीवी लिखा है मैंने। ठीक है, ओके। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। देखो मैं बोल रहा था कि पहला मैंने क्या किया, एस्टिमेट किया कितने लोगों की मुझे जरूरत है, उसमें मैंने वर्कफोर्स एनालिसिस किया, वर्कलोड एनालिसिस किया। उसके बाद दूसरा मैं क्या करूंगा, रिक्रूटमेंट करूंगा। रिक्रूटमेंट में मुझे क्या करना रहता है, मुझे सेलेक्ट करना रहता है पोटेंशियल बंदा जो भी मेरे काम को कर सकता है, स्किल पर्सन, जो भी मैंने वर्कलोड एनालिसिस के थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन निकाली और उससे रिलेटेड काम करने के लिए आदमी को निकाला। अब मेरे पास रिक्रूटमेंट कराने के दो तरीके हैं, मैं दो प्रोसेसेस कर सकता हूँ। मैं इनवाइट करूंगा इंटरनली, या तो मैं फिर पर्सनल इनविटेशन भेजूंगा लोगों को कि वो आए और मेरे यहाँ इस काम पर्टिकुलर काम को करें। या फिर मैं एक और दूसरा मैं प्रोसेस क्या करूंगा, या नहीं है ये प्रोसेस है, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें दो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी रहती है। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वेरियस सोर्सेज हमारे पास क्या है रिक्रूटमेंट के, तो या तो हम इंटरनली इनवाइट करें, या इंटरनली जो मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं हम उन्हीं को रख लें, या फिर हम इनवाइट करें प्राइवेटली जाके किसी को कि आप आइए और हमारे यहाँ काम कीजिए। दूसरा क्या है, चूजिंग द मीडियम टू एडवर्टाइज, कि अगर कोई आदमी है जिसको चाहिए काम तो वो कहेगा कि हाँ मेरे यहाँ ये जॉब खाली है, आप आइए मेरे यहाँ काम कीजिए। तो अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हम मीडियम करेंगे। एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया है बुक में, बुक में एग्जाम्पल ये दिया है कि एक प्रिंसिपल है,
जो कि चूज करता है कि वो एडवर्टाइज करेगा उसके स्कूल में अकाउंटेंसी के लिए टीचर खाली है, अकाउंटेंसी के लिए टीचर खाली है। तो उसने लीडिंग न्यूज़पेपर में जो भी उसके एरिया का था उसमें वहां पे उसने उसका प्रचार छपवाया, कहा कि हाँ नीडेड अकाउंटेंसी टीचर। और स्कूल वेबसाइट और या तो स्कूल वेबसाइट में वो करा सकता है जो उसकी स्कूल की वेबसाइट है कि हाँ आई नीड एन अकाउंटेंसी टीचर फॉर XYZ स्कूल, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, जो भी उसके टीचर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ इसको बहुत इजी लैंग्वेज में कर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अगर एडवर्टाइज करना है तो मैं तीन तरीके से कर सकता हूँ। या तो मुझे मेरा कुछ खो गया है, मैंने लीडिंग न्यूज़पेपर में छपवा दिया, ठीक है, कि हाँ यार मेरा XYZ मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है, इसको खोजो, रंग गोला काला मोटी, आंख बड़ी नाक जरूर चिपटी, जरूर जरूर जरूर। ठीक है। इंडिमेंट का ठीक है, छोड़ के कपड़ा कटा दी। इंडिमेंट रजत छपवा सिंह दी। आपका माइक ऑन है। रजत सिंह आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। जल्दी आओ जल्दी आओ इमरान जल्दी आओ। हेलो। दानिश जल्दी आओ बे। हेलो रजत जी, एक सेकेंड यार, हु इज स्पीकिंग? रजत, कैन यू हियर मी? कितने का इनरोल इनरोल हुआ था? 599। रुको। 499 सॉरी। चलो यार, सॉरी, डिस्टरबेंस वाज देयर फ्रॉम माय साइड, सॉरी फॉर दैट। रुक जाओ यार, मैं म्यूट ही कर देता हूँ, म्यूट ऑल, ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है अभी मेरी सभी को? आवाज आ रही है ना, एकदम सब सब फटाफट, ठीक है। चलो, ओके, शेयर, लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। पूरा फ्लो खराब हो जाता है यार। हाँ, चलो, ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है? थम्स अप फटाफट फटाफट कर दीजिए। ठीक है, हाँ। तो मैं बता रहा था कि मैं गया भाई, मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है। मैंने भाई न्यूज़पेपर में छपवाया कि यार ये XYZ मेरी, भाई इसका नाम चिंटी है, ये चिंटी मेरी है, उसको खो गई है, इसका वो लंबी है मोटी है, उसकी आंख बड़ी बड़ी है, नाक गड़ी है, उसके मुंह से दिन भर पान बहता रहता है ना, एक एक दांत उसका आगे का टूटा हुआ है। ये मैंने उसका पूरा वेरिफिकेशन और पूरा आइडेंटिफिकेशन मैंने दे दिया कि ये वो करती है। उसके बाद दूसरा फिर मैंने, ये तो एक न्यूज़पेपर में करा, फिर उसके बाद मैंने ये क्या किया यार, मैंने घर घर पे जाके पोस्टर लगाना चालू किया, मिसिंग मिसिंग, चिंकी चिंकी मिसिंग, चिंकी मिसिंग, रो रो के मैंने हर जगह पोस्टर लगाया। तीसरा चीज मैंने क्या किया, मैं गया भाई किसके पास, मैं गया आयुषी के पास। आयुषी, वो तुम्हारी फ्रेंड थी, प्लीज उसे, अगर वो तुम्हें दिखाई देती है तो तुम मुझे जरूर बताना, मैं बहुत दुख में हूँ, वो मिल नहीं रही है, तो मैं बहुत डिप्रेस हूँ। तो ऐसे करके मैंने क्या किया भाई, मैंने अपना वर्ड स्प्रेड किया तीन मीडियम के थ्रू, पेपर में, इधर उधर। तो रिक्रूटमेंट में भी हम अपना मीडियम चूज करेंगे कि हमें एडवर्टाइज कैसे करना है, तो मेरे पास वेरियस ऑप्शन हैं। पहला क्या था, इंटरनली कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर हम इनवाइट कर सकते हैं प्राइवेटली, या तो हम लीडिंग न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, या अपने किसी नोन एरिया में बात कर सकते हैं, या वर्ड स्प्रेड के थ्रू कर सकते हैं। क्या समझ में आया? आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ गया? ठीक है, चलो, ओके। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या है भाई आपका? तीसरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन देखो, इस फोटो से आप देख पा रहे हो कि मेरे पास पीला 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 भी, कच्चा कच्चा सब सेब था। मुझे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब चाहिए था, तो मैंने ये खाया। मेरे पास पांच सेब थे, मेरे को रेड वाला ही खाना था, तो मैंने राइट सेलेक्ट की, तो मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट पर्सन फॉर वेरियस जॉब। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि जितने भी लोग मैंने अप्लाई किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, उसके बाद लोगों ने मुझे अप्लाई किया, मैंने अप्लाई देखा, मैंने देखा कि हाँ ये स्किल अच्छा है, ये सही है, ये बेकार है, ये घटिया है, ये एकदम खत्म है। तो मैंने उसमें करके लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, और मैंने देखा कि क्या बेस्ट कैंडिडेट मैंने चूज किया।
मैंने क्या किया, बेस्ट कैंडिडेट चूज किया अमंग द वेरियस एप्लीकेशंस जो भी मुझे मिले थे, जो भी मुझे पूल ऑफ, देखो ये वर्ड याद रखना, पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो थे। पूल मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था मेरे पास, और मैंने उसमें से किसी दो को, एक को सेलेक्ट किया। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं कि हम उसमें कंडक्ट करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे लोगों को छांटते हैं। और जो सारी चीजों को सक्सेसफुली पास करते हैं हम उस तरीके से टेस्ट और इंटरव्यू को, तो हम उसे एम्प्लॉयमेंट अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया सिलेक्शन प्रोसेस? ठीक, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ये इंश्योर करता है आपका कि आपके पास बेस्ट, जो जितने भी अवेलेबल लोग उसमें से बेस्ट पर्सन आना चाहिए। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, क्या वो अपने काम को लेके सीरियस है, और जो एक्टिविटीज है क्या वो, और ये सारी चीजों के है। तो अब जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहला जो एस्टिमेटिंग वर्कलोड एनालिसिस में क्या था, कि मैंने वर्कलोड एनालिसिस किया कि मुझे 4 टीचर की जरूरत थी और मेरे पास 3 ही अकाउंट्स के टीचर अवेलेबल थे। पहले में मैंने ये किया था। दूसरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैंने क्या किया, उसी अकाउंटेंसी टीचर के लिए मैंने स्प्रेड किया, लोगों से बात किया, न्यूज़पेपर में छपवाया, सारी चीजें किया। फिर उसके बाद लोगों ने अप्लाई किया, तो काफी सारे लोगों ने। और जब मैंने अकाउंट्स के टीचर के लिए जो पोस्ट थी उसके लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे एप्लीकेशन आए कि हाँ अकाउंटेंसी के टीचर के लिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। कई सारे फ्रेशर्स थे, कई सारे एक्सपीरियंस टीचर थे। और जो फिर कॉमर्स का हेड जो डिपार्टमेंट था, मतलब जो भी उस हेड का, जैसे कंपनी में एचआर होता है, तो कॉमर्स वाले टीचर के लिए जो स्कूल में आपके कोई हेड टीचर होंगे उस कॉमर्स डिपार्टमेंट के, या कॉमर्स सेक्शन के लिए वो हेड टीचर होंगे। तो सारे बेस्ट रिज्यूम्स को करता है, देन कॉल करता है, फिर उनका इंटरव्यू बुलाता है, इंटरव्यू बुला के उनको सेलेक्ट करता है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको अपना, फिर डेमो लाइसेंस उनको देने को बोलता है। अगर वो भी बेस्ट लगता है तो उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो अभी तक मैंने 3 प्रोसेस बताया, एस्टिमेटिंग द क्या था भाई, मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या था रिक्रूटमेंट, और तीसरा क्या था सिलेक्शन। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, दीज रिफर्स टू द प्रोसेस, क्या दीज रिफर टू द प्रोसेस ऑफ familiarizing द selected candidates with their work units, work groups, job organization, and placing the right one on the right job। Like for example, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आपने देखा होगा, अभी आप जब स्कूल में जाओगे या मतलब स्कूल जाते हो, सबसे पहले पहले तो आपको बताया जाता है कि हाँ ये आपके टीचर हैं। जब हम लोग छोटे थे तब लोग को बताया जाता था फर्स्ट क्लास में कि ये टीचर आता था, जो सबसे पहले क्लास में आता था पढ़ाने, वो क्या था भाई, हमारा क्लास टीचर था। फिर पीरियड के लिए हम लोग को अलग अलग टाइम टेबल बनाया गया था कि हाँ ये फर्स्ट पीरियड में ये पढ़ाने आएगा, सेकंड पीरियड में ये पढ़ाने आएगा, थर्ड पीरियड में ये पढ़ाएगा। तो हम स्कूल में एक जॉब परफॉर्म करने जाते थे। कैसा जॉब? पढ़ाई का जॉब परफॉर्म करने जाते थे। अब उसमें हमें वेरियस वेरियस लोगों को बताया जाता था, हमें प्लेस कराया जाता था। ऐसा तो था नहीं कि हम नर्सरी में एडमिशन लेते थे और फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हमें जिस क्लास में बैठा है तो हमारा वहां पे जाके प्लेसमेंट कराया जाता था, मतलब वहां पे हमें बैठाया जाता था कि हाँ ये आपकी क्लास है, नर्सरी में आपका एडमिशन हुआ है। फिर एक टीचर आता था एकदम स्ट्रिक्ट टीचर, शुरुआत में जो सुबह सुबह क्लास में हर रोज आता था। तो वो हम लोग उसको एक माइंडसेट है कि हाँ वो हमारा क्लास टीचर, फिर अपने आपको इंट्रोड्यूस करता है कि आई मेरा क्लास टीचर XYZ। फिर उसका फर्स्ट टीचर, फिर आप लोगों को टाइम टेबल लिखवाया जाता है कि हाँ ये आपको जॉब पूरे दिन परफॉर्म करना, मतलब आपको ये पढ़ाई पूरे दिन करनी है। तो फर्स्ट पीरियड में आपको ये टीचर पढ़ाएगा, सेकंड पीरियड में आपको ये टीचर पढ़ाएगा, थर्ड टीचर। तो आपको वेरियस जो यूनिट्स हैं आपके जॉब के, ग्रुप के, या आप जो भी काम करने गए उससे आपको फेमिलियराइज कराया जाता है। तो सेम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने रिक्रूट हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या किया जाता है, जो काम आपको अपॉइंट किया गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अकाउंट टीचर वाला जो एग्जाम्पल चल रहा था, तो टीचर को सेलेक्ट कर लिया गया। फिर प्रिंसिपल वो क्या करता है, उसको सारे स्टाफ के पास ले जाके इंट्रोड्यूस करता है कि देखिए ये है हमारे टीचर। क्या है भाई, ये देखिए हमारे टीचर है, क्योंकि मैं टीचर बनता हूँ। मेरा लास्ट क्लास का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा लास्ट क्लास का टीचर बनने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं बनता हूँ। ठीक है, स्पेशली अकाउंट्स कौन पढ़ाता है बताइए, स्पेशली स्कूल्स में अकाउंट्स कौन पढ़ाता है, मतलब मेल टीचर या फीमेल टीचर, बताइए आप लोग अपना एक्सपीरियंस। मोस्टली मैंने देखा है कि मेल पढ़ाते हैं। ठीक है, मोस्टली मैंने देखा है मेल पढ़ाते हैं। मेरा स्कूल ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये मेरा स्कूल है, मैं यहाँ पे फीमेल को बुलाऊंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो भाई मैं हूँ भी प्रिंसिपल। ठीक है,
मैंने एक पर्सन को सेलेक्ट किया, मैं पर्सन जो सेलेक्ट हुआ मैं उसे बुला के लाता हूँ, ठीक है। मैं पर्सन को बुला के लाता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी अकाउंट्स की टीचर। मैं हूँ आपकी अकाउंट्स की टीचर। हेलो गाइस, हेलो। कैसे हो आप लोग? मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज अकाउंटेंसी, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज अकाउंटेंसी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी थी, कौन थी? अकाउंट्स की टीचर थी। अब मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया कि ये है मेरी अकाउंट्स की टीचर, आप लोग को आज से ये अकाउंट्स पढ़ाने वाली है। फिर वो जाएंगी, उनको अलग अलग लोगों से मिलवाएंगे कि हाँ ये टीचर, ये टीचर, ये टीचर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स को बताया जाएगा, स्कूल के बारे में उनको बताया जाएगा कि हाँ आपका ये स्कूल है, आपका ये बेंच है, आपको यहाँ बैठने, स्टाफ रूम में आपकी ये सीट है, ये आप इस टीचर के लिए क्लासेस अलॉटेड है, आपकी शेल्फ ये है, आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट रखना है, आपको यहाँ पे आके साइन करना है। तो हमने सारी चीजें उन्हें बताई। तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मतलब हम उन्हें बता रहे थे कि आपको यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे आपका काम है, ये चीजें हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो इसमें तीन बातें हम याद रखेंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। क्या? कि जो भी पर्सन सेलेक्ट हुआ है, जो भी पर्सन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, जो भी पर्सन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको पहले तो उसका क्या होगा भाई, एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा भाई? एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसको उसके वर्क प्लेस से रूबरू कराया जाएगा। सीनियर से, सुपीरियर से, स्टूडेंट से, जूनियर से, सबसे उनका रूबरू कराया जाएगा। और फिर उसको उसके जॉब का चार्ज दिया जाएगा, जो भी जॉब वो परफॉर्म करने वाला है। ये जॉब आपका है और आपको यहाँ पे बैठाया जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, जब आपने प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया, अलाउ, वर्षा जी बताइए, आप बोलना चाह रही हैं। भैया, ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन जैसा कि देखो, ओरिएंटेशन मतलब कि आपको रूबरू कराया जाता है चीजों से, आपको फेमिलराइज कराया जाता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, आपको बताया जाता है कि आप एक्चुअली में आए क्यों हो यहाँ पे, आपको करना क्या है, क्या है, आप किस लिए हो यहाँ पे। ओरिएंटेशन का एकदम सिंपल सा फंडा ये होता है। जो भी कंपनी में नए लोग आते हैं या जो भी जगह पे कोई नए लोग आते हैं तो हम उनको फेमिलराइज कराते हैं, जो भी अलग उनके काम करने वाले। जैसे अभी आप लोग फेमिलर, आपका ओरिएंटेशन हुआ था, याद है? जो लोग ज्वाइन किए थे तो आप लोग का एक ओरिएंटेशन डे रखा गया था, जिसमें हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि मैं ये हूँ, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, ये आपके ये सर हैं, ये मैम आपकी हैं, ये आपके पूरे क्लास की ग्रुप है। याद है ना? तो आपका एक ओरिएंटेशन डे हुआ था। तो वो ओरिएंटेशन में हमने क्या किया था, आपको चीजें बताई थी, हमारा कोर्स क्या है, आप क्यों हमारे साथ ज्वाइन हो, हम कौन है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं है, मैं मर रहा हूँ जी रहा हूँ, क्या है, सब बताया था। मतलब ये बताया नहीं था बट ठीक है, ठीक है, ये बताया नहीं था, ठीक है ना। चलो, समझ में आया जी, वर्षा जी? ठीक है, ओके। फिर आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग का ही, ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम अपने काम, जो भी एम्प्लॉय है उसको हम काम करना सिखाते हैं, उसको और चीजें बताते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कि अकाउंटेंसी का जो टीचर था, ठीक है, उसको वही आता था, वो बेसिक अकाउंट्स। बेटा देखो, ये है ट्रेडिंग अकाउंट आपका, ये है P&L, इसमें हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ निकलता है नेट प्रॉफिट, फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और फिर हम इस तरीके से चीजों को करते हैं। तो ये एक हमारा भाई बेसिक, बेसिक से टीचर है। अब क्या हुआ भाई, जीएसटी आ गया। जीएसटी आ गया तो भाई टीचर्स को सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हाँ जीएसटी ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है, 18% इस पे लगेगा, 6% इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो इसके लिए क्या होगा भाई, ट्रेनिंग अप्लाई करी जाएगी। अच्छा, इससे क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉय होता है उसकी क्या बढ़ती है भाई, नॉलेज बढ़ती है। उसकी क्या बढ़ती है भाई, नॉलेज बढ़ती है। सिंपल देखो, एकदम साफ साफ लिखा है कि ट्रेनिंग इंटेंड टू इम्प्रूव नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज रेगुलरली सो इनेबल टू देम परफॉर्म बेटर। अब जीएसटी आ गया तो भाई ऐसे जो पुराने टीचर्स थे तो उनकी तो भाई वैल्यू खत्म हो जाएगी ना, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, घन पर गवार है, क्या ही आता है, कुछ नहीं आता है। बट नहीं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, हम उनकी स्किल एनहेंस करेंगे, ताकि वो जो काम उनका है वो उसको और बेटर तरीके से कंप्लीट कर सके और अच्छे से उसको कर सकें। जैसे कि उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो मैं अकाउंटेंसी टीचर वाला एग्जांपल लेके चल रहा था, मैं उसी को इसमें जो बुक वाला है मैं उसको भी बताता जा रहा हूँ आपको, मैं एक ही चीज 3 बार बता रहा हूँ।
ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो वैसे समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है कि फॉर न्यू टीचर इज सेलेक्टेड, जैसे कि कोई नया टीचर है वो सेलेक्ट हुआ है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मैं अभी उतना पढ़ाना नहीं जानता अच्छे से, तो मेरे को भाई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप टीचर, अब आपको क्लास में सबसे पहले क्या करना है, आके मुझे सबसे पहले क्या करना है भाई, अटेंडेंस लेनी है। यह मेरा एक बेसिक काम है जो लेना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए कि हाँ कि आपको ये चीजें करनी है, आपका पढ़ाने का तरीका ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे करना है, आपको नाचना है, आपको गाना है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो ये सारी चीजों का क्या है भाई, हमें बताते हैं कि हाँ ये है, ऐसे है, वैसे है, दुनिया भर की सारी बातें हम उन्हें बताते हैं, तो ट्रेनिंग करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिक जो समझ में आ रहा है कि क्या ट्रेनिंग डेवलपमेंट से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को नई स्किल सिखाते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में उससे उनको अडेप्ट कराते हैं कि हाँ ये चीजें वो करें अच्छे से। देन उसका उस जब वो ये चीजें सीखेगा और टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा तो भाई उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, वो जानेगा, अपने अपना एक लेवल समझ पाएगा कि हाँ भाई हम मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में उस काम को कंप्लीट कर सकेगा क्योंकि उसको वो सारी चीजें आती हैं। और इससे इंक्रीज होगा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी, जिससे इंक्रीज होगा जब प्रॉफिटेबिलिटी, तो हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट समझ में आया? समझ में आया क्या बेटा? मन मिला तो फूटा। समझ में आया क्या? बोरिंग तो नहीं हो रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा है? क्यों बेटा, बोरिंग तो नहीं हो रहा है आप लोग को? नो ना? ओके, दैट्स ग्रेट। बोरिंग हो भी रहा होगा यार तो क्या ही करोगे, छोड़ के बाहर जाना, कुछ कर नहीं सकता मैं, सॉरी टू से। ठीक है, चलो, इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जैसे अब जो मेरे पास बुक है उसमें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही तक दिया हुआ है, ठीक है, बट इसमें जो है इसमें और भी सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल और ये सारी चीजें जो हैं ये तो थोड़ी बात की हो जाती हैं, ठीक है, बट हम इसको अभी ही कर लेंगे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब इट इज द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज टू इंश्योर दैट वेदर दे आर इन द कंफर्मिटी विद द स्टैंडर्ड्स। याद है, याद है तुमको, तुमने प्लानिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे, प्लानिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए थे, याद है क्या वो बात? याद है जब तुमने अपनी वाली को बोला था क्या, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा? गंदा नहीं सोचना, गंदी सोच, अच्छे बच्चे हैं सब, गंदा नहीं सोचते। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, और मैं गायब हो गया। मैंने इतना स्टैंडर्ड सेट किया था कि मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा। ठीक है, तो भाई मैंने प्लानिंग सेट की थी, प्लानिंग में ये चीजें सेट की थी। ठीक, अब हम इसका असेसमेंट करेंगे। भाई अब आपकी जो बंदी है वो असेसमेंट करेगी, तुमने तो बोला था नहीं, मैं लड़की बनना था, लड़की बन के करते हैं, कैरेक्टर में रह रहे हैं तो मजा आता है, ठीक है, कैरेक्टर में रहता है तो मजा आता है। सो हेलो, वेलकम टू मी। हाँ, सो तो तुमने बोला था ना कि तुम ऐसे ऐसे मेरे को प्यार करोगे, पर तुमने नहीं किया। अब मैं बहुत दुखी हूँ तुमसे, अब मैं क्या करूं बताओ? तुमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था तुम उसको उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अपने स्टैंडर्ड को कंप्लीट किया, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करूँ कि हाँ मैंने अपने स्टैंडर्ड किया, तो उसने क्या किया, जो भी मेरे साल भर का रिलेशनशिप था मैंने उसको भाई पीरियोडिक तरीके से मैंने देखा कि हाँ क्या मैंने अपना स्टैंडर्ड जो था वो मैंने फुलफिल किया था कि नहीं किया था, तो मैंने कहा हाँ भाई मैंने तो किया था, तो उसने बोला अरे नहीं 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 तुमने नहीं किया था। तो इट इज द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय टू इंश्योर दैट वेदर दे आर कंफर्मिटी विद द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था प्लानिंग में, क्या वो स्टाफिंग में उसको प्रूव किया गया, और अगर किया गया है तो परफॉर्मेंस का भाई अप्रेजल देंगे। क्या देंगे भाई? अप्रेजल देंगे। भाई बहुत शाबाश, क्या काम किया है तुमने, देखो, देखा है ना, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज, बिलो, क्या तुमने किया, तो वो हम तुम्हें उसका परफॉर्मेंस इवेलुएशन करेंगे। तो भाई आउटस्टैंडिंग, तो आप भाई मेरे को क्या दोगे, मेरे को क्या बताओगे भाई? इवेलुएट करना है, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज, बिलो, बताओ भाई। मैं मांग रहा हूँ, एक गरीब आदमी, गरीब आदमी आपसे जवाब मांग रहा है, बता दो मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज, क्या चाहते हो आप?
क्या दोगे मेरे को? इवैल्यूएशन कुछ तो दे दो। अरे यार कुछ लिख ही नहीं रहे सर। कोई बात नहीं, दुख हुआ। कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक ठीक ठीक। ताली बजाते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं। आते, प्रमोशन। अब भाई क्या, हमने भाई बहुत भाई, मैं एक नंबर आदमी हूँ, ठीक है। मैंने अपना स्टैंडर्ड फुलफिल किया। उसने बोला था कि तुम साल भर मुझे चॉकलेट दोगे, ये तुम्हारा प्यार का स्टैंडर्ड है, अगर तुमने साल भर मुझे चॉकलेट दिया तो मैं तुमसे 365 दिन का एक साल होता है, मैं तुमसे 366वें दिन शादी कर लूंगी। उसने ये बोला था, मैं तुम्हें बना लूंगी अपना पति। यस। तो भाई मैंने अपना स्टैंडर्ड फुलफिल किया। अब प्रमोशन होगा मेरा। कहाँ से? क्या था? सैया जी से ओजी पे, ठीक है। मैं पहले सैया जी था, अब मैं ओजी हो गया। तो मेरा क्या हुआ भाई? प्रमोशन हुआ। तो इट इज द मूवमेंट, इट इज द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। पहले मैं क्या था? इसका फुल फॉर्म आपको पता है ना, बस अपने ही तक रखना है, ठीक है। मैं था भाई ब्रह्मचारी फ्रेंड, ब्रह्मचारी फ्रेंड, ठीक है? और अब मैं हो गया हूँ पति परमेश्वर। वाह, क्या हिंदी है मेरी। तो मेरा भाई प्रमोशन हुआ फ्रॉम वन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। तो इट मींस द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन टू अ हायर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। और ये कहाँ होता है? स्टाफिंग में। इससे क्या होता है भाई? इट गिव्स द एम्प्लॉयज टू अपॉर्चुनिटी में, इट गिव्स द एम्प्लॉयज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज ऑफ देयर इन हैंड स्किल, एनकरेजेस एंड गो एंड encourages them to grow within the organization। मतलब अगर मैं, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ाने आता है, तो मैं अपने आप को, मेरे को भाई देखा गया कि हाँ इसके अंदर ये स्किल है, तो मैंने अपने आप को अकाउंट्स के लिए अपने आप को आगे किया। और मैं उसके लिए अब और मेहनत करूंगा ताकि मैं और अच्छा अकाउंट्स पढ़ा सकूं, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो होगा, ठीक है। लास्ट में कंपनसेशन, लास्ट पॉइंट होगा आई थिंक ये, हाँ। लास्ट पॉइंट है आपका भाई कंपनसेशन। तो क्या है भाई? इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस और सैलरीज और अदर बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ जॉब, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो भाई हम क्या करेंगे? हमने सब कर लिया, दुनिया भर का सारा बात कर लिया। अब हम यहाँ करेंगे क्या भाई? पैसा। हमें भाई कॉमर्स वाले, हमको चाहिए कंपनसेशन, हमको चाहिए पैसा 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 पैसा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टाफिंग के प्रोसेस में हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितनी वेज सैलरी मिलनी चाहिए, या क्या अलग बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए थे। क्या हमें साल भर में मनी उनका पैकेज दिया गया? नहीं दिया गया, दुख हुआ। तो हमें वेजेस दी गई, सैलरी दी गई, अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉयज के थे वो दिए गए। कि अब ये कैसे दिया जाएगा? तो नेचर ऑफ जॉब पे। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि जो जो भाई मेरे यहाँ आ रहा है झाड़ू लगाने मेरे कंपनी में, तो झाड़ू लगाने वाले को भी मैं 1 लाख रुपए दे दूं कि तुम भाई ये लो 1 लाख रुपए, प्लस तुम जाओ अपनी 10 बीवियों के साथ हनीमून पे। और मैं इधर बैठा हुआ हूँ, इतनी क्वालिफिकेशन करके मैं इतना हाई जगह पे बैठ के मैं भाई मक्खी बन रहा हूँ, देख रहा हूँ ओ भाई मक्खी ने मक्खी को किस कर लिया। मेरा यही काम था, ठीक है। मैं यही करता रह गया। दुनिया भर का वो भाई अपना मस्त 1 लाख रुपए लेके 10 बीवियों के साथ अपना हनीमून पे घूम रहा है, मैं पागल की तरह यहाँ बैठ के मक्खी देख रहा हूँ। तो यार ये तो ऐसा हुआ नहीं ना। तो जो नेचर ऑफ जॉब है, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या भाई डिटर्मिनेशन हम करेंगे वेज का, सैलरी का, साथ ही साथ जो अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को मिलने चाहिए उसका, उसके एक्सपीरियंस पे। अब भाई मैंने फर्स्ट क्लास के बच्चों को कह दिया तुमको मिलेगा आज से 10 लाख रुपए, इसको कुछ नहीं देंगे, चूतिया आदमी है, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा बहुत क्लास में चलता है। तो ये भाई गधा है, इसको कुछ नहीं आता है, बेकार है, हट, बेकार, कोने में रखो इसको कुछ नहीं आता है। फर्स्ट क्लास का बच्चा भाई, क्रिश है ये, क्रिश को देंगे 10 लाख रुपए। तो दैट इज नॉट द थिंग। हमें जब भी वेजेस देने हैं, सैलरी देनी है, अदर बेनिफिट देने हैं, वो हम 3 बेसिस पे देंगे, दैट इज नेचर ऑफ जॉब, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड दीज थिंग्स। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट फटाफट कमेंट में डाल दे, फटाफट कमेंट में डाल दे। कितना तुम लोग अंगूठा उंगली करते हो तुम लोग यार, ऐसे ऐसे उंगली कर रहे हो, क्या यार, गंदे लोग, गंदे लोग, बेशर्म, बेहया, उंगली कर रहे हो। अच्छा वैसे किसी को मेरी बात तो खराब नहीं लगती ना यार?
किसी को मेरी कोई बात खराब तो नहीं लगती है? लगती भी है तो क्या ही करना है, सब अपने लोग हैं। तो भाई शुरुआत से आते हैं आखिर तक कि हमने 8 पॉइंट्स में क्या पढ़ा भाई। पहले क्या है, स्टाफिंग के 8 प्रोसेस है। स्टाफिंग के 8 प्रोसेस देखो, ये बुक से डिफरेंस हो सकता है, मैंने और एक डिफरेंट लेवल पे ले जाके चीजों को पढ़ाने की कोशिश की है। हो सकता है मैं गलत नहीं बता रहा, गलत तो मैंने नहीं बताया, बट हाँ मैंने दो अलग तरह से चीजें बताई हैं। तो ये 8 प्रोसेस होते हैं, तो अगर आप ये लिखोगे तो ये कहीं से गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पूछता है कि स्टाफिंग के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, तो आप ये देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा बहुत सारा इनर पॉइंट्स भी होते हैं जो कि बताया नहीं जाता है, बट दैट इज इंक्लूडेड। तो अगर आप लिखोगे तो आपका नंबर्स तो नहीं कटेंगे, ठीक है, अच्छी चीज में लिख रहे हो। ठीक है, बट आपके मेन 5 पॉइंट्स जो है वो यही यही है। बुक के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपके ये मेन 5 पॉइंट है, ये तीन जो है वो एक्स्ट्रा में जी आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम इसका देख बना लेते हैं निमोनिक्स, कैसे होगा। MRS, MRS, PTP, PTP, ठीक है, MRS PTP PC, MRS PTP PC। ठीक है, मिसेस पीटी का पीपीसी, मिसेस पीटी का पीपीसी। ठीक है, मिसेस पीटी का पीपीसी। ठीक, तो एम से क्या है भाई, मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, आर से रिक्रूटमेंट। ठीक, फिर तीसरा क्या है, एस से सिलेक्शन। फिर MRS हो गया, मतलब मिसेज हो गया, मिसेस हो गया। अब पीटी, पीटी से क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। टी से क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इनका भाई क्या है, मिसेस पीटी का पीपीसी। ये तो गाली लग रहा है नहीं, तेरी एम ए मिसेस पीपीटी का पीपीसी है, मिसेस पीपीटी का पीपीसी तेरा, गाली जैसा लग रहा है नहीं, थोड़ा बहुत लग रहा है। ठीक है, मिसेस पीपीटी का पीपीसी हट। कोई बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है रे, क्या बोल रहा है, ये सब क्या बोल रहा है। क्या ना, ये मेरा भाई क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस है, स्टाफिंग का प्रोसेस है, तेरी मिसेस का पीटी का पीपीसी। तो भाई याद करना है, मिसेस पीटी का पीपीसी। तो एम से मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से रिक्वायरमेंट, एस से सिलेक्शन, पी से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टी से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर एक और पी से आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर पी से प्रमोशन और सी से कॉम्पनसेशन। तो अगर कोई पूछता है कि क्या है स्टाफिंग का प्रोसेस, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चा लोग, क्या बोलेंगे बताइए कमेंट में फटाफट। तेरी मिसेस पीटी का पीपीसी, क्या लिखेंगे, लिखो लिखो कमेंट में, तेरी मिसेस पीटी का पीपीसी, फास्ट, तेरी मिसेस पीटी का पीपीसी। अरे कोई लिख ही नहीं रहा है, कमेंट में लिखो भाई, कुछ तो लिखो। हाँ लिखा तो, साला इसमें कभी कभी ये नहीं होता है। अप्रेजल और कॉम्पनसेशन में डिफरेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। अच्छा यार, आप लोग इतना कमेंट्स किए हो, मेरे को पता है, दिख ही नहीं रहता, अभी को मेरे दिखा है, सॉरी गाइस, सॉरी, सॉरी। तेरी मिसेस का पीटी का पीपीसी, कोई का जवाब सवाल था अप्रेजल और कंपनसेशन में क्या होता है। देखो अप्रेजल मतलब, अप्रेजल आपका मॉनेटरी नहीं हो सकता है भाई, मॉनेटरी नहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें। अप्रेजल आपने कह दिया कि भाई अंकुश तुम बहुत अच्छे हो, दिस इज अप्रेजल, या तुमने बहुत अच्छा काम किया, दैट इज अप्रेजल। कंपनसेशन विल ऑलवेज बी इन मॉनेटरी टर्म्स, हम जो ये मतलब इन जनरल कंपनसेशन मतलब जो होता है वो आपका यही होता है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में रहता है। तो अप्रेजल किसी भी तरीके का हो सकता है, आपने बढ़ावा दिया, आपने मोटिवेट किया, आपने उसको अवार्ड दिया, दैट इज अप्रेजल। बट अगर आप भाई कंपनसेशन के पॉइंट में आ जाते हो, तो आपको भाई मॉनेटरी चीजों के तरीके से अदर बेनिफिट्स मिलना, या फिर आपको सैलरी मिलना, वेजेस मिलना, तो दैट इज द थिंग। समझ में आया क्या?
भैया आपका माइक म्यूट है। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, मुझे लगा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो दैट्स, आज के लिए इतना ही काफी करते हैं कि बस किया जाए। मैं बोल रहा था प्रेजिंग समवन पे अप्रेजल का कि आयुषी जी है, उनके सामने से एक लड़का जा रहा है, उन्होंने बोला क्या सही लग रहा है ये, एक नंबर, जबरदस्त, दिल फट गया मेरा देख के। ये तो तारीफ हो गई, बट ऐसे ही अप्रेजल का ऐसे थोड़ा मोड़ा एग्जांपल मैं देना चाह रहा था। तो ऑल इन ऑल दिस वाज टुडे। आई होप जो समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार फटाफट आप कमेंट में लिख दीजिए समझी गए हो। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे और चीज़ों को खत्म करेंगे। एक बार आपका स्टाफिंग हो गया तो फिर डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। मुझे अगर इसको खत्म करने में मुझे 4 क्लासेस लगेगी, देन डायरेक्टिंग करने में आई थिंक कुछ 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। एंड फिर कंट्रोलिंग तो आई थिंक एक ही क्लास का है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो वो तो मुझे देन उसके बाद आपका फिर फाइनेंस मैनेजमेंट वाला जो है वो तो आपको ऐसे ऐसे से रटा दूंगा मैं। फिलहाल में ये रट गया, फिलहाल में ये रट गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप सो आप लोग को सब समझ में आया होगा। कल की क्लास में मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।